अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं अल हाफिज़ ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है सऊदी अरेबिया के फैमिली विज़िट वीज़े के हवाले से आपको गाइड करने जा रहा हूँ। आपके बहुत सारे सवालात हैं जो कि मुझे रिसीव होते हैं, तो उनके आंसर्स हैं वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहन मुझे रब्ता करते हैं इसके हवाले से, फैमिली विज़िट वीज़े के हवाले से पूछते हैं कि ये इसका क्या प्रोसेस है, पाकिस्तान में जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, किस तरह से उसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिसीव होते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के ये क्वेश्चन जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो मेरा नंबर आप नोट फरमा लें 0300967272। दोबारा नंबर देख लें 039692 इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, आपको किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे किया करें कांटेक्ट, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए बनाता हूं ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो डेफ़िनेटली आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अभी आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो कितने कहाँ से निकलेगा, कहाँ से ये स्टैंप होगा, क्या इसका प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या फ़ीस लगेगी, ये तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन हुआ कि जो हमारा वीज़ा है जी, हमने अपना इस्लामाबाद एम्बेसी में डाला अपना वीज़ा, तो क्या हम जो बायोमेट्रिक करवानी है हमें क्या इस्लामाबाद से ही करवानी होगी? तो नहीं भाई, इसका ऐसा कोई मसला नहीं है। जो ये बायोमेट्रिक के ऑफिस हैं वो कराची में, पेशावर में, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आप इन 5 सिटीज़ में से किसी भी एक सेंटर के ऊपर जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। नो इशू कि आपने इस्लामाबाद में अपना वीज़ा जो है वो डाला है या कराची में है, तो इसका कोई इशू नहीं है। जहाँ भी ये पहले तो ये भी बता दूँगा, एतमाद ऑफिस इसका नाम चेंज करके जैरी ऑफिस जो है वो रख दिया गया। इसमें कुछ अपडेशन हुई, तो अपडेशन जो हुई उसके बाद इनका जो तरीक़ाकार है बहुत आसान हो गया। पहले इनकी वेबसाइट थी जो वो बहुत स्लो थी, अब मोबाइल के ऊपर भी जो थी वो यूज़ेबल नहीं थी। अब इनकी मोबाइल ऐप के ऊपर भी इसको आप ओपन कर सकते हैं और इजीली अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के आप किसी भी एक सेंटर को सेलेक्ट करें, वहाँ पे अपनी डेट जो है वो लेके टाइम आप जो भी डिसाइड आपको मिल रहा हो उस टाइम को लेके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना वीज़ा फिंगर्स जो है वो वहाँ से लगवा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया कि आप कहीं पे भी जाकर करवा सकते, कोई इशू नहीं है कि आपने जस्ट इस्लामाबाद में ही जाना है या कहीं और जाना है। तो एक भाई की मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरा जो फैमिली है उसको मैं बुला रहा हूँ सऊदी अरेबिया, तो क्या मेरी बीवी और जो मेरे बच्चे हैं उनमें एक मेरे बच्चे की एज जो है वो 3 साल है, तो क्या मैं उस बच्चे की भी बायोमेट्रिक हमें करवानी होगी या नहीं करवानी होगी? तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी बीवी को, अपने बच्चों को फैमिली विज़िट वीज़े के ऊपर बुला रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो आप अपनी बीवी जो है वो तो बायोमेट्रिक करवाएगी। जो बच्चे 6 साल से छोटे होंगे उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। 6 साल से जो बड़े बच्चे होंगे उनकी बायोमेट्रिक ज़रूर होगी। जो 6 साल से छोटे होंगे उनको आपकी मर्ज़ी है, आप लेके जाना चाहें साथ ले जाएं, ना भी लेके जाएं तो कोई इशू नहीं है, उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप जाएं अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो ज़रूर बनवा के जाएं, क्योंकि वहाँ पर रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे लाहौर में आपको टाइम जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप अपॉइंटमेंट भी लेंगे तो आपको कम से कम 10 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हमें कल की अपॉइंटमेंट बना दें या परसों की बना दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमें अपॉइंटमेंट का टाइम मिलता है हम उन्हीं डेट्स पे बना सकते हैं। हम उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से आपका अपॉइंटमेंट बना दें।
अगर 10 दिन के बाद का टाइम मिल रहा होगा तो 10 दिन बाद का भी मिल सकता है। आप ज़रूरी नहीं है लाहौर में ही जाएं, लाहौर में बहुत ज़्यादा रश होता है। आप किसी और सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कराची चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कोयटा चले जाएं, किसी भी अदर सेंटर को आप सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपको इजीली टाइम मिल सके। लाहौर में जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पर हो सकता है अगर आपकी फ़ैमिली के 5-6 मेंबर्स हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके 5-6 जो मेंबर्स हैं इनको एक ही टाइम में आपको टाइम ना मिले। यानी कि अगर आपके 6 मेंबर हैं, हो सकता है आपको सुबह 10 बजे वाली स्लॉट में 2 पर्सन का टाइम मिल जाए और 2 बजे वाली स्लॉट में फिर 2 बंदों का टाइम मिल जाए और शाम को 4-5 बजे वाली स्लॉट में फिर आपको 2 बंदों को टाइम मिल जाए। हो सकता है सेम डे में आपको 2 से 3 स्लॉट्स में टाइम मिले। ये पॉसिबल नहीं, ये भी हो सकता है कि आपको एक ही स्लॉट में सबको टाइम मिल जाए। ठीक है जी। तो ये हर किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं। ये तो आपको तब भी हम बता सकते हैं जब आप हमसे रब्ता करेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो हम आपको चेक करके ज़रूर बताएंगे कि जी आपको किस टाइम पे कितने % की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, कौन से सेंटर पे कौन सी डेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो आपको ये अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन बनती है, आप खुद भी घर बैठ के बना सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इंटरनेट यूज़ करना, कंप्यूटर यूज़ करना जानते हैं, तो आप इस अपॉइंटमेंट को खुद भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं बुक करना चाहते, आप डरते हैं कि कोई गलती ना हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो जाए, प्रॉब्लम ना बन जाए, तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम आपको अपनी अपॉइंटमेंट बना देंगे। इसके कुछ माइनर से चार्जेस होंगे वो हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता देंगे। आप हमें अपना पासपोर्ट, अपना जो वीज़ा है आपका, वहाँ से आपके किसी भी रिश्तेदार ने, आपका अगर शोहर है या आपके भाई ने या किसी ने भी आपको भेजा है, वो आप हमें भेजेंगे। हम आपको अपॉइंटमेंट बना देंगे। जो भी टाइम होगा वो आपको बता देंगे, आप उस टाइम के ऊपर जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट टाइम मिला हुआ होगा, आपका काम ईज़िली हो जाएगा। उसके बाद जी हमें एक क्वेश्चन रिसीव हुआ जिसमें बताया एक भाई ने हमें कि जी मैंने अपनी वालदा को, अपनी बीवी और बच्चों को बुलाना है सऊदी अरेबिया फैमिली विज़िट वीज़े पे, जबकि मेरी वालदा जो है वो कराची में रहती हैं, जबकि मेरी बीवी और बच्चे जो हैं वो लाहौर में रहते हैं। तो मैंने एक ही वीज़े के ऊपर सबको जो है वो एक ही पेज के ऊपर सबका वीज़ा जो है वो निकलवाया है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इनको एक ही जगह इकट्ठा होना पड़ेगा या ये अपने अपने जिस सिटी में इस टाइम मौजूद है वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं? भाई नो इशू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने अपॉइंटमेंट बनानी है, हमने आपकी वालदा की जो अपॉइंटमेंट है वो कराची में बना देंगे। वो जहाँ कराची में मौजूद है वहाँ से जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा लेंगे। आपकी बीवी और बच्चे जो हैं वो लाहौर में, उनकी अपॉइंटमेंट लाहौर में बना देंगे। वो लाहौर में जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और वहाँ से उनकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। यानी कि इस पे ऊपर कोई इशू नहीं है कि आपका अगर फैमिली के 4 से 5 अफराद हैं तो अगर वो अदर सिटीज़ में रहते हैं तो अदर सिटीज़ में वहाँ पर रहकर भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अगर आपको जो जल्दी है जाने की और आपको जो फैमिली मेम्बर्स आपके ज़्यादा हैं और आपको 2-4 दिनों में ही बायोमेट्रिक करवानी है तो आप डिफरेंट सेंटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 2 पर्सन को इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में कहीं पे भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है, 2 की आप वहाँ से ले लें, 2 की आप किसी दूसरे सेंटर से और बाकी 2 किसी तीसरे सेंटर से ले लें। आप डिफरेंट सेंटर से भी अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपनी जो है बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है वो होता है फ़ीस के हवाले से कि जी हमें जो इसकी फ़ीस है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, कितनी फ़ीस है जो कि एतमाद ऑफिस यानी जहरी ऑफिस जो है वो कितनी फ़ीस हमसे लेते हैं। तो इसकी जो फ़ीस की कैटेगरी है वो डिफरेंट कैटेगरी है। मिनिमम आपकी 40-45 हज़ार से लेके 75 से 80 हज़ार तक आपकी फ़ीस जो है वो चार्ज की जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस इसलिए है कि ये एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका एज जो है वो कम है, बच्चे हैं छोटे हैं, 10 साल एज या 15 साल है, छोटी एज के बच्चे हैं, तो उनकी जो फ़ीस है वो कम लगती है। ठीक है जी। जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हो सकता है कि आप अपने वालिद साहब को बुला रहे हैं तो उनकी एज 70 हो, 70-75 हो, 65 साल हो, तो उनकी जो है वो इंश्योरेंस वहाँ से बनती है तो उसकी फ़ीस होती है, तो उस हिसाब से उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा लगेगी। तो इस फ़ीस में जो है वो डिफरेंस आता है। इसमें कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं होती, ये आपको वहाँ पर जाके पता लगेगा कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी वो चार्ज करते हैं। ठीक है जी। यानी कि आप 40 से 45 हज़ार मिनिमम स्टार्टिंग है और 75-80 हज़ार तक आपकी फ़ीस जो है वो लग सकती है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 1 ईयर मल्टीपल विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूँ। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप किस वीज़े के ऊपर जा रहे हैं। 1 ईयर मल्टीपल विज़िट के जा रही हैं, 3 मंथ विज़िट के ऊपर सिंगल एंट्री पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है।
तो इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन इससे पहले मैं दोबारा आपसे ये बताता चलूँ कि आप जब भी एतमाद ऑफिस जाएं तो आप अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर जाएं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बगैर अपॉइंटमेंट चले गए हैं वहाँ पर, तो वो हो सकता है आपको डिफरेंट टाइम्स दे दें जी, आप 3 दिन बाद आ जाएं, आपको उस दिन आपका काम ना हो, क्योंकि वो उस टाइम उन लोगों को प्रेफर कर रहे होते हैं जिन लोगों ने टाइम लेके आते हैं वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि हर ऑफिस में एक वर्किंग आवर्स और टाइम होता है, वो उन्हीं को शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं। अगर वो एक दिन में 200 या 300 पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं तो वो उतने ही लोगों को जो है शेड्यूल के मुताबिक एक्सेप्ट करेंगे। बाकी लोगों को जो है वो टाइम दे देंगे, जिनके पास अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी तो उनको वो टाइम दे देंगे जी आप इतने दिन के बाद आ जाएँ। कुछ लोग वहाँ पर चले जाते हैं जी हम एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे, एक्स्ट्रा पैसे दे के आप अपना काम आज ही करवा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा आप जाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको परेशानी हो, आपको वहाँ पर जाके आपका काम ही ना बने और आपका जो है आप अगर अदर सिटी फॉर एग्जांपल जी हम हमारा ऑफिस जो है वो रहीमिया खान से है, हमारे अगर कस्टमर में रहीमिया खान चले जाए लाहौर के लिए, और अगर उनका काम ही ना हो वहाँ पर जाके वो मज़ीद एक हफ़्ते का टाइम दे दे तो वो वहाँ पर जाकर कहाँ रहेंगे, क्या उनका बनेगा। तो इसकी इन परेशानियों से बचने के लिए वो अपना अपॉइंटमेंट लेके जाएं, अपना टाइम जो है शेड्यूल बना कर जाएं, तो उनको परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर है वो वीज़ा आपको भिजवा रहा है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। वो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट की जो है वो कॉपी भेजेगा, ठीक है जी। अपना जो अकामा है, अकामा की एक्सपायरी डेट जो होगी वो भेजेगा, जो कि कम से कम अकामा जो है उनका 3 महीने की जो है वो वैलिडिटी पड़ी होगा, 3 महीने से कम होगी तो वो अपना अकामा जो है रीन्यू करवाएगा, ठीक है जी। वीज़े की जो कॉपी है, आबशार की कॉपी और जो वीज़ा कॉपी जो आपका वीज़ा उन्होंने निकलवाया, ये 4 चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आपको भेजेगा। यानी पासपोर्ट की कॉपी कॉपी होगी, इकामे की कॉपी होगी, आबशार कॉपी यानी एक्सपायरी जो होगी आपकी इकामे की 3 महीने की होना लाजमी है, 3 महीने से कम है तो अपना इकामा रीन्यू करवाएगा, फिर वो अपनी कॉपी भेजेगा, ठीक है। उसके बाद वीज़ा कॉपी है, जो आपको वो वीज़ा भेज रहा है उस चीज़ की जो कॉपी होगी वो आपको वो पाकिस्तान भिजवाएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे जो आपने अपने साथ लेके जाना है एतमाद ऑफिस, यानी कि जरी ऑफिस में आपने साथ लेके जाने हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो ज़रूरी होंगे। अब जी अगर तो आपके शौहर हैं बाहर और आप उनकी बीवी हैं, तो आपको अगर वो बुलाना चाह रहे हैं तो अब पाकिस्तान में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं उनके बारे में बता दूं। एक तो आपने मैरिड सर्टिफिकेट जो होगा वो आपने लेके जाना है, MRC उसको कहते हैं, और साथ FRC तो लगनी ही लगनी है। FRC आपकी कोई भी आपका रिश्तेदार है आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं, सवाए आपकी बेशक वो फैमिली है, आपकी बीवी बच्चे हैं या माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, भांजा भांजी हैं, भतीजा भतीजी है, खाला खाली है, आपकी चचा चाची है, मामू ममानी है, आपकी कोई भी रिश्तेदार है जो कि आपका ब्लड रिलेशन में आता है या आपके डॉक्यूमेंटेशन में वो रिलेशन आता है, तो आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन उनको आपने साबित करना है कि उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, यानी कि FRC है वो आपने साबित करनी है, उसके बाद ही आप उसको लेके जा सकते हैं। अब अगर आप अपनी बीवी को बुला रहे हैं तो आपकी MRC और FRC वो लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद जो होगा अपना वो पासपोर्ट हो गया, उनका ID कार्ड हो गया, ID कार्ड के बाद पिक्चर्स होंगी 4 वाइट बैकग्राउंड में या ब्लू बैकग्राउंड में, ये वाले डॉक्यूमेंट्स, और FRC MRC ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे। अगर आपके अपने वालिद और वालदा को बुलाना चाह रहे हैं, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ पासपोर्ट, ID कार्ड और पिक्चर, ये तो सब के लिए ही होंगी, ये सब लेके अपने साथ जाएंगे। और प्लस आपने जो डॉक्यूमेंट्स 4 मैंने बताए हैं सऊदी अरेबिया से आपने भेजने हैं, पासपोर्ट, अकामे की कॉपी, एक्सपायरी और वीज़ा कॉपी, ये 4 चीज़ें ये तो कन्फर्म हर बंदे ने लेके जानी है। इसके बाद जो अगर आप वालिद और वालदा को बुलाना चाह रहे हैं या बहन भाइयों को बुलाना चाह रहे हैं तो उनकी जो FRC है वो साथ लगेगी, जिसमें आपका रिलेशन जो है वो साबित होगा कि हमारा इनके साथ ये मेरे वालिद वालदा हैं, तो FRC आपकी यूनियन काउंसिल से बनेगी, वो आपने बनानी है, वो आप साथ लेके जाएंगे।
इसके अलावा अगर आप अपनी बहन को और उनके बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं और आपके बहनोई जो है वो नहीं जा रहे और वो किसी भी किस्म की वजह से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही या बिज़ी हैं बिज़नेस में, किसी भी मतलब कि आपने जस्ट अपनी बहन को और उनके बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं जबकि आपके बहनोई जो है वो हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो वो किस तरह से जाएंगी। तो उन्होंने जो एफ़आरसी बनवानी है, एफ़आरसी के बाद उन्होंने अपनी जो एक स्टाम्प होगा 50 रुपीज़ का, उसका अटेस्टेड करवाना है मुफा सेंटर से। ठीक है जी, वज़ारत ख़ारजा से उनका ऑफिस है, वहाँ से जाकर लाहौर में वो अटेस्टेड होते हैं। अटेस्टेड करवाने के लिए अगर तो आप फ्री होंगे तो आप खुद भी उनके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या फिर आपके कुछ चार्जेस लेते हैं TCS वाले, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको दें, वो आपको अटेस्टेड करवा के अपने जो उनके चार्जेस होंगे वो अपने लेंगे, उसके बाद वो आपको वापस आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पर भेज देंगे। उसमें जो आपका मुफा होगा उसमें क्या आपने इजाज़त लेनी है जी, आपका शोहर जो होगा वो आपको उसके ऊपर लिख के देगा, इजाज़त देगा, ये मेरी बीवी है और ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनको अंडरटेकिंग देता हूँ, ये अपने भाई के पास जा रही है तो मैं इनको इजाज़त दे रहा हूँ कि ये वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका ये शेड्यूल होगा। और अगर आप अपनी बहन और बच्चों को बुला रहे हैं जबकि आपके बहनोई हयात नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके लिए भी उनको इजाज़त लेनी होगी, लेकिन वो इजाज़त लेंगे अपने माँ बाप से, यानी कि जो आपकी बहन है और आप है और आपके जो वालिद और वालिदा हैं, तो वो उनके अंडरटेकिंग होंगे, वो इजाज़त देंगे कि जी हम अपनी बेटी को और बच्चों को, ये अपने भाई के पास जा रही है, हम इनको इजाज़त देते हैं, ये वहाँ पर जा सकती है। ठीक है जी, तो इस तरह से उनका काम जो है इस तरीक़ाकार से होगा। और थर्ड नंबर पे अगर फिर बहन की बात कर ले, अगर बहन को आप लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन वो अनमैरिड है, ठीक है जी, अनमैरिड है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा जी, वो यूनियन काउंसिल से अनमैरिड का जो गैर शादीशुदा का सर्टिफिकेट है वो हासिल करेंगी। वो अपना जो गैर शादीशुदा का होगा वो हासिल करेंगे, अपने माँ बाप से वालिद वालिदा का जो है वो इजाज़त लेंगी, जहाँ पे वो लिख के देंगे कि ये हम अपनी बेटी को अपने भाई के पास जा रही है, हम इनको इजाज़त दे रहे हैं, अंडरटेकिंग जो है वो दे रहे हैं, तो ये जा सकती है, तो ये इजाज़त लेगी। इसी तरह बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई सास ससुर है, आपका खाला है, खालू है, मामू है, ममानी है, चचा है, चची है, कोई भी किसी भी किस्म के किसी भी तरह के आपके रिलेशंस हैं, वो तमाम के तमाम आपने एफ़आरसी में शो करवाने हैं जी। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके यूनियन काउंसिल से बनेंगे, कुछ नादरा से बनेंगे, वो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर करना है, रिलेशन क्लियर करना है, उसके बाद आप अपने किसी भी रिश्तेदार को वहाँ पर बुला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने जितनी भी आपको इसमें बातें बताई हैं आपको समझ आई होगी, मैंने डिटेल में इसमें बता दिया है, तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपने अपॉइंटमेंट बनवानी होगी आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, हमसे रब्ता आप करेंगे, हम आपको बताएंगे किन डेट्स में किस सेंटर के ऊपर डेट्स अवेलेबल हैं, किस टाइम के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहेंगे हम आपको अपॉइंटमेंट बना देंगे। आप वहाँ पर जाएंगे, आपके जो होंगे स्टैंप होगा, आपके फिंगर्स होंगे। अब वहाँ पर क्या होगा जी, आपने अपॉइंटमेंट ली, आप वहाँ पर पहुँच गए, आपके एक तो फिंगर्स होते हैं वहाँ पर, इसका जो विजिट वीज़ा है इसका मेडिकल नहीं होता जी, इसका मेडिकल बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं पर आपके फिंगर्स होते हैं, वहाँ पर आपकी इंश्योरेंस बनती है, आपका पासपोर्ट वो सबमिट कर लेते हैं, वही वो आगे एम्बेसी इस्लामाबाद में आपका पासपोर्ट भेजते हैं, वहाँ पर आपका स्टिकर वीज़ा स्टैंप होता है, आपका जो स्टेटस है वो आप वहाँ पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अपने एतमाद की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, आपका वीज़ा स्टैंप हो गया या नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, तो वो तमाम स्टेटस जो है वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ब्रीफ कर दिया है इस वीडियो में, आपको इसके मतलब जो फैमिली विज़िट वीज़े के हवाले से आपको काफ़ी हद तक ब्रीफ कर दिया है, ताकि आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो आप क्लियर हो सकें। अगर इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन है कुछ आपको लगता है कि मैंने कोई बात आपके साथ डिस्कस नहीं की, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके वो बात भी आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट फरमा लें, 0300967272, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इसके मतलब कोई भी किसी भी
किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए होगी वो हम आपको ज़रूर करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का टॉपिक जो थोड़ा लंबा हो गया, जिसमें आपको डिटेल में मैंने बातें बताई हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी लोग अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं या यहाँ से फैमिली जाना चाह रही है तो वो इस चीज़ को सुन सकें, उनको इस तमाम जो प्रोसेस है उसके बारे में पता लग सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम पर पहुँच सकें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।